अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच जिसने भी मुझे पिछले मैंने जो अपने वीडियो किए थे उसमें आपने लेक्चर्स में काफ़ी कमेंट भी किए और अप्रिशिएट किया। मुझे बहुत खुशी होती है पढ़ के। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे ना कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। तो उससे मुझे बड़ी हिम्मत हो जाती है कि मैं करती रहूँ, वरना तो मैं बिल्कुल डिसहार्टेंड हो जाती हूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा, ये जो केस है ना, मैंने अपने ऑन कॉल डे जो था मेरा इमरजेंसी में, ये पेशेंट आई थी, इसको मैंने वहाँ पे देखा था, ठीक है। तो देख लेते हैं। केस नंबर 3 है, जो मैंने नई सीरीज़ शुरू की थी डॉक्टर ज़ेबा ऑन कॉल, उसका केस नंबर 3 है। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि 65-year-old लेडी presented in the emergency department with complaints of irritability, insomnia, palpitation, anxiety and excessive shaking movements in the hands and feet since last 20 days. She was known hypertensive. There was no history of diabetes, ischemic heart disease or asthma. On examination, she had a staring gaze, looked very anxious. Her blood pressure was 130 by 80 millimeter of mercury, pulse was 104 per minute, temperature of 98.6 degree Fahrenheit, respiratory rate of 20 breaths per minute, thyroid gland was not enlarged. Her chest was clear, abdominal examination was unremarkable, cardiovascular examination revealed only tachycardia and normal S1 S2. Central nervous examination revealed hyperreflexia in all 4 limbs. अब इन्वेस्टिगेशन में देखें जो हमने कराई, ज़ाहिर है उसको इतनी इरिटेबिलिटी और इतनी कोई एंग्शियस लुक थी उसकी, स्टीयरिंग गेज था और उसको एग्जामिनेशन में ट्रेमर्स भी आ रहे थे, ठीक है। तो वो जो बता रही थी ना एक्सेसिव शेकिंग, उसके अटेंडेंट ने मुझे बताया कि हाथ ना हिलते रहते हैं और पैर भी उसके 20 दिन से। तो हर हीमोग्लोबिन वॉज 12.8 ग्राम पर डेसीलीटर, TLC काउंट was 6,700 millimeter cube, platelets 250,000, RBS was 140 milligram per DL, bilirubin 0.6 milligram per deciliter, SGPT, SGOT normal, alkaline phosphatase normal, urea 34, creatinine 0.9 milligram per deciliter, sodium was 138, potassium 4.2, chloride bicarbonate subnormal थे। फिर T3 was 18 nanogram per ml, free T4 was 70 microgram per ml and TSH was 0.0001, यानी कि सप्रेस था बिल्कुल, ठीक है। तो हर ECG शोज़, अब ECG में आप देखें टैकीकार्डिया हो रहा है, साइनस टैकीकार्डिया हो रहा था उसको, ठीक है। तो अब हमारी डायग्नोसिस, अच्छा उसका थायराइड जो है ना, मुझे तो एनलार्ज नहीं लगा था वो, मतलब ओल्ड वुमेन थी तो उसके यहाँ पे गर्दन में काफ़ी रिंकल्ड नेक थी उसकी, और मुझे लग नहीं रहा था कि उसका थायराइड एनलार्ज है, ठीक है। लेकिन जो है फिर अब ज़ाहिरी बात है कि ये आ गया उसको क्या आ गया। अच्छा, क्वेश्चन से पहले हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि एल्डरली लेडी है, 65-year-old वुमन है, आई है कंप्लेंट्स को, इरिटेबिलिटी है, इंसोमनिया है, पैल्पिटेशन हो रहे हैं, एंग्जाइटी, एक्सेसिव शेकिंग मूवमेंट्स इन द हैंड एंड फीट है लास्ट 20 डेज से, नॉन हाइपरटेंसिव है, कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, एस्थमा वगैरह उसको नहीं था, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन में क्या था, स्टीयरिंग गेज था उसको, शी वॉज लुकिंग वेरी एंग्शियस, और ब्लड प्रेशर सारे वगैरह, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल था, पल्स उसकी टैकीकार्डिया हुआ था, 104 पर मिनट था उसका हार्ट रेट, टेम्परेचर नॉर्मल था, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल था, थायराइड ग्लैंड मुझे एनलार्ज नहीं लग रहा था, हर चेस्ट वाज क्लियर, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी अनरिमार्केबल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सिर्फ उसको टैकीकार्डिया मिला था, और CNS एग्जामिनेशन जब हमने देखा तो हाइपर रिफ्लेक्सिया था उसको चारों लिम्ब में, ठीक है। तो ज़ाहिर है लग तो यही रहा था कि उसको थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉइडिज्म होगा, तो हमने T3 T4 TSH कराया, तो T3 T4 बहुत बड़ा हुआ आ गया, और जो है TSH सप्रेस था, ठीक है। अब क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, मैंने बनाया है मैं पूछ रही हूँ आपसे कि विच फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू नो द इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़। अब ज़ाहिरी बात है कि अगर उसको थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा है तो अब उसकी वजह क्या है ना,
तो इसमें पहला ऑप्शन है थायरॉइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़ TPO, बी है रेडियो आइसोटोप स्कैन और रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। तीसरा ऑप्शन है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ एंड थायरोग्लोब्यूलिन, जिनको कहते हैं TG एंटीबॉडीज़, वो करवाएंगे। या फिर डी ऑप्शन है MRI ऑफ द ऑर्बिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप? जाहिर है कि आपको जो है T3 T4 आपको बढ़ावा मिल रहा है और TSH सप्रेस है, तो प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म। अच्छा, ये इसमें आपको पता करने की ज़रूरत है कि जब भी हमें थायरॉइड हार्मोन एक्सेस में मिल जाएं रिपोर्ट में, तो ज़रूरी नहीं होता कि थायरॉइड ग्लैंड ही उसको बना रहा हो, यानी कि हाइपरथायरॉइडिज्म उसकी सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती। हो सकता है उसको हाइपरथायरॉइडिज्म के बगैर ही जो है थायरॉइड हार्मोन की एक्सेस कहीं से रिलीज़ हो गई हो। ठीक है, तो जो एक्सेस रिलीज़ होती है विदाउट फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, उसको हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, यानी इट इज़ अ स्टेट ऑफ इंक्रीज थायरॉइड हार्मोन इन द ब्लड, दैट इज़ थायरोटॉक्सिकोसिस। हाइपरथायरॉइडिज्म क्या है? इट इज़ इंक्रीज्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, यानी कि बना ज़्यादा रहे। थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है? जिसमें आपको थायरॉइड हार्मोन बढ़ावा मिल रहा है। अब उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इसमें जो है पहले तो आप ये देख लें कि हमने क्या बनाया। डायग्नोसिस ज़ाहिर है थायरोटॉक्सिकोसिस अभी तो हमें मिला है ना इसको, कि इंक्रीज फ्री T3 फ्री T4 और सप्रेस TSH मिला है, बट इटियोलॉजी ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस इज़ नॉट नोन। ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस जैसे आपको मैंने बताया कि एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन होता है, और जो हाइपरथायरॉइडिज्म है वो एक्सेस फंक्शनिंग यानी एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायरॉइड हार्मोन फ्रॉम द थायरॉइड ग्लैंड होती है। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए ना कि क्या है इसकी वजह, या तो हम जो है रेडियो आइसोटोप स्कैन या रेडियो न्यूक्लियोइड स्कैन कर लेते हैं, टेक्नीशियम 99 से करते हैं, या आयोडीन 131 से करते हैं, या फिर आयोडीन 123 से करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है जैसे मैंने पैल्पेट किया था उसका थायरॉइड ग्लैंड पेशेंट का, तो वो पहले तो मुझे लग नहीं रहा था कि उसके बड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे कोई गोइटर वॉइटर इतना अपेरेंट नहीं था, लेकिन डिफ्यूजली एनलार्ज था। जब मैंने उसको वो पानी से मैंने कहा कि आप पानी निकलें, तो उसको मूव हो रही थी, और जो उसको पैल्पेट किया तो बिल्कुल होमोजेनस उसकी थी कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो डिफ्यूजली एनलार्ज था। अब अगर आप रेडियो आइसोटोप स्कैन करा के देखेंगे ना, तो अगर डिफ्यूजली इंक्रीज्ड अपटेक आ जाए, कंट्रास्ट की है रेडियो आयोडीन की बोथ लोब्स में बायलैटरली इक्वली, तो वो जो है ना, क्या होता है वो, मतलब ग्रेव्स डिजीज़ को इंडिकेट कर रहा है वो। और वी कैन अच्छा ग्रेव्स डिजीज़, अच्छा अगर हो कि इसी तरह की थायराइड हार्मोन हमारे इंक्रीज़ आ रहे हैं और जो है वो TSH सप्रेस आ रहा है, लेकिन डिफ्यूजली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, सिर्फ एक नोड्यूल में है, तो उसको हम कहेंगे टॉक्सिक एडिनोमा। और अगर मल्टीपल नोड्यूल में अपटेक हो गई है तो टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर, ठीक है ना, MNG जिसे कहते हैं, वो होगा। और अगर डिफ्यूजली आ गई है उसकी, तो डिफ्यूज़ ये हुआ हुआ है, इंक्रीज थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन सब कुछ बढ़ी हुई है। ठीक है, यानी आपने पहले देख लिया कि उसको थायरोटॉक्सिकोसिस तो ब्लड में आ गया। ठीक है, अब जब हमने रेडियो आइसोटोप स्कैन कराया वो सब जगह पे अपटेक हो गई उसकी, तो उसका मतलब है कि थायराइड हार्मोन हाइपर फंक्शनिंग हुआ हुआ है ना, तो उसको हाइपरथायरॉइडिज्म भी हुआ हुआ है। तो अगर इस तरह की डिफ्यूज़ आ रही है तो 60 to 80% हाइपरथायरॉइडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह जो है ना वो ग्रेव्स डिजीज़ होती है, सबसे कॉमन है ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, अच्छा कभी कभार ये होता है कि जैसे आप रेडियो न्यूक्लियोइड स्कैन में तो टाइम लगेगा ना करवाने के लिए, अगर बिल्कुल इमीडिएट आपको डायग्नोसिस करनी है तो हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ भी करा के देख सकते हैं, वो भी इसी को इंडिकेट कर देती हैं, क्योंकि वो ग्रेव्स डिजीज़ में बड़ी भी मिलती हैं हमको। ठीक है,
तो अर्ली रिज़ल्ट अगर चाहिए, लेकिन ये कि जो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़ हैं और TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ जो इंडिकेट करती हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, तो उनकी ना कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती कराने की, सही है। और नॉर्मल TSH अगर लेवल आ जाए तो ज़ाहिर है थायरोटॉक्सिकोसिस को वो एक्सक्लूड कर देगा, नॉर्मल अगर होगा, ठीक है। तो अब ना हमको फिर पता होनी चाहिए थायरोटॉक्सिकोसिस की कॉजेज़। अब जो प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म जो आपने देख लिया, आपने रेडियो आइसोटोप स्कैन करा के देख लिया कि दोनों में अपटेक इंक्रीज़ हो गई बायलैटरली, और मतलब कोई अलग अलग नोड्यूल में या एक सिर्फ नोड्यूल में नहीं है, तो इसका मतलब है उसको हाइपरथायरॉइडिज्म हुआ हुआ है, ठीक है। तो उसकी सबसे बड़ी कॉज यानी कि थायरोटॉक्सिकोसिस विद प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म। अब समझ गए ना आप, थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायरॉइडिज्म एक जैसे नाम नहीं है, ये अलग अलग हैं। उसमें सिर्फ हार्मोन बढ़ा हुआ है और इसमें जो है हाइपरथायरॉइडिज्म में प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बढ़ी हुई है, फंक्शनिंग इंक्रीज़ हुई हुई है, ठीक है। तो 60 to 80% तो ग्रेव्स डिजीज़ होती है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉइडिज्म। दूसरा जैसे मैंने बताया टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर होता है। तीसरा जो है वो टॉक्सिक एडिनोमा है। फिर चौथा है फंक्शनिंग थायरॉइड कार्सिनोमा मेटास्टेसिस अगर हो जाए और वो फंक्शनिंग हो तो फिर होगा। एक्टिवेटिंग म्यूटेशन ऑफ TSH रिसेप्टर, स्ट्रोमा ओवराई यानी कि ओवेरियन ट्यूमर से भी निकल सकता है ये। ड्रग्स जो आयोडीन एक्सेस अगर ड्रग में हो, जैसे एम्यूडोरोन है, तो उसमें अगर हाइपरथायरॉइडिज्म हो रहा होता है ना, तो उसको कहते हैं जॉर्ड बेस्डाउ फिनोमेना या जॉर्ड बेस्डाउ डिजीज़, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉजेज़ ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस विद प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म। दूसरा है कॉजेज़ ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस विदाउट हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म नहीं हुआ हुआ है, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा मिल रहे हैं हार्मोन ब्लड में। तो वो क्या होगी, उसकी पहली कॉज है सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस। फिर साइलेंट थायरॉइडाइटिस यानी कि डिस्ट्रक्शन जब होती है ना थायरॉइड ग्लैंड की किसी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून, तो बहुत सारा बना हुआ थायरॉइड हार्मोन रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो उसमें उसकी अगर हम रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन कराएंगे तो उसमें उसकी अपटेक जो है ना रेडियो आयोडीन की नहीं आएगी, यानी कि वो बना नहीं रहे, लेकिन ये कि जितना बना हुआ था वो सब उसने डिस्ट्रक्शन के बाद रिलीज़ कर दिया। नंबर 3 थायरॉइड डिस्ट्रक्शन बाय एम्यूडोरोन, रेडिएशन इन्फेक्शन और एडिनोमा, इससे हो सकती है। और नंबर 4 थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया, ये भी एक दफ़ा मैंने देखा था। थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया में क्या है कि इंजेक्शन कर लिया एक्सेस थायरोक्सिन। अगर कोई पेशेंट जैसे हाइपोथायरॉइड है, एक मेरे पास पेशेंट थी, उसने पता नहीं 6 महीने साल बंद कर दी, खाई नहीं, और फिर वो मेरे पास आई भी नहीं। फिर उसकी जब तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, तो फिर ऐसे पेशेंट कभी कभार क्या करते हैं कि डॉक्टर को पता नहीं चले, अगर वो टेस्ट कराए तो सही आ जाए, तो बहुत सारी थायरोक्सिन खा के आ जाते हैं। यानी आप बताएं तो जो है वो थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया कहते हैं उसको। तो उसमें अगर आपको थायरोटॉक्सिकोसिस मिल रहा है और आपने आइसोटोप स्कैन कराया, तो उसमें तो कोई इंक्रीज़ थोड़ी होगी थायराइड हार्मोन की, तो सप्रेस हुई पड़ी होगी, तो कोई यानी कि अपटेक ही नहीं आएगी रेडियो आयोडीन की। और फिर पेशेंट से आप हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, फिर है नंबर 3 क्या है, कॉजेज़ ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस विद सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म। अब ये तो प्राइमरी होता है ना कि डिस्ट्रक्शन या थायरॉइड ग्लैंड में कोई ख़राबी हुई है या तो वो प्राइमरी है। सेकेंडरी में क्या होगा कि अगर TSH सिक्रीटिंग ट्यूमर हो जाए, यानी कि पिट्यूटरी एडिनोमा में TSH ज़्यादा बनने लगे एडिनोमा से, ठीक है, तो उसमें सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म होगा। अब ये तो पिट्यूटरी एडिनोमा है तो भाई TSH तो सप्रेस नहीं होगा, है ना, TSH सप्रेस नहीं मिलेगा आपको। T3 T4 आपको बड़े में मिलेंगे और TSH जो है या नॉर्मल होगा या बस नॉर्मल आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म हुआ है। थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, यानी कि थायराइड हार्मोन तो बन रहा है लेकिन ये कि उसके रिसेप्टर ही उसको जो है वो रेजिस्टेंट है, काम ही नहीं करने दे रहे।
नंबर 3 क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन सिक्रीटिंग ट्यूमर, या फिर 4 है जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस। जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें ना फिर ख़तरा होता है कि अगर उसको हाइपोथायराइडिज्म के साथ थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ है तो उसमें ना फिर मॉनिटर करना होता है कि जो थायरॉइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो हम किससे डिनोट करते हैं, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, तो उनको ना मॉनिटर करते रहते हैं प्रेग्नेंट फीमेल में, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बनने लगें तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल थायरोटॉक्सिकोसिस कर सकती हैं। ठीक है, तो उसको फिर ट्रीट करना होता है। अब एक बहुत अच्छी सी ना ये मेरे पास ये डायग्राम है, इतनी ज़बरदस्त है, इसमें आप देखें कि प्रोसीड कैसे करेंगे। अगर आपको जो है वो आपने TSH और अनबाउंड या फ्री T4 आपने कराया तो TSH आपके लो हो आ गया और अनबाउंड T4 हाई है, तो उसका मतलब है प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ है। अब इसमें फीचर, अच्छा ग्रेव्स डिजीज़ जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि थायरॉयड ग्लैंड जो है वो बायलैटरली स्मूथ एनलार्जमेंट हो गई है उसकी, और उसमें जो है बायलैटरली होमोजीनियस अपटेक है। उसमें ये होता है कि ग्रेव्स डिजीज़ में आपको 3 चीज़ें मज़ीद उनकी कंस्टिलेशन होनी चाहिए। एक तो है ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, फिर दूसरा है डर्मोपैथी, और तीसरा है एक्रोपैथी। ठीक है, अब इंसिडेंस इन चीज़ों का कम हो गया, लेकिन ये कि अभी फिर भी होती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जब थायरोटॉक्सिकोसिस शुरू हो उसी वक्त ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएं। हो सकता है कि ये जो सबसे कॉमन 1/3 जो पेशेंट होते हैं ना थायरोटॉक्सिकोसिस ग्रेव्स डिजीज़ के, उसमें ऑप्थेल्मोपैथी मिलती है, तो वो कभी जो है ना पहले थायरोटॉक्सिकोसिस से पहले डेवलप हो जाती है और कभी जो है 1 साल तक डेवलप नहीं होती। यानी कि किसी को अगर प्रोप्टोसिस और एक्सोप्थेल्मोसिस ये सब मिल रहा है तो उसका हमने T3 T4 TSH कराया और नॉर्मल आ गया। ठीक है, तो थायरॉइड एसोसिएटेड ऑप्थेल्मोपैथी इसलिए उसको कहते हैं कि हो सकता है कि उस वक्त थायरॉइड हार्मोन नहीं बढ़ा हुआ हो। ठीक है, तो उससे ना वो कोरिलेट नहीं करता। लेकिन अगर हम ऐसे पेशेंट्स का जिसमें हमने थायरोटॉक्सिकोसिस हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज कर लिया और हम उनका MRI करा के देखें, जिन पेशेंट्स को सिर्फ जैसे ये पेशेंट है इसको स्टीयरिंग गेज आ रहा है ना, लिड रिट्रैक्शन हुई हुई है सिर्फ, तो अगर इसका MRI ऑर्बिट करा के देखें ना तो इसमें चेंजेस मिल जाएंगी हमें, जो हमें अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही हैं। सही है, क्योंकि उसकी ना ग्रेडिंग होती है। जो ऑप्थेल्मोपैथी है उसकी ग्रेडिंग है, अभी मैं बता दूंगी। पहले उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस आपको मिल रहा है तो फीचर्स ऑफ ग्रेव डिजीज़ फिर आप देखेंगे। ये राइट साइड में जो चार्ट है ना, सॉरी लेफ़्ट साइड से मैं इसको पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ ग्रेव डिजीज़ आप देखें, अगर हैं तो ग्रेव डिजीज़ है, यानी कि ऑप्थेल्मोपैथी भी है, डर्मोपैथी भी है, एक्रोपैथी भी है, तो ग्रेव डिजीज़ आपका कंफर्म हो गया। नहीं है ये सब कुछ तो हो सकता है मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर या टॉक्सिक ग्वाइटर होगा। कैसे पता चलेगा? रेडियो न्यूक्लियोइड स्कैन करा के देख लें आपने, उसमें कहीं कहीं जो है ना जहाँ पे नोड्यूल होंगे हाइपर फंक्शनिंग, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा उसकी रेडियो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अपटेक हो जाएगी उधर। ठीक है, मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर और टॉक्सिक एडिनोमा है, यस, तो टॉक्सिक नोड्यूलर हाइपरथायराइडिज्म हो गया। अगर नहीं है तो रेडियो न्यूक्लियोइड अपटेक कम होगी। ठीक है, अगर कम है यस तो डिस्ट्रक्टिव थायरॉयडाइटिस होगा, आयोडीन एक्सेस और एक्सेस थायरॉयड हार्मोन। ठीक है, अगर वो भी नहीं है, लो रेडियो न्यूक्लाइड अपटेक नहीं है, तो रूल आउट अदर कॉजेज इंक्लूडिंग स्टिमुलेशन बाय कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यानी कि फिर आपको उसमें रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन से कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर आप जो कहीं और से बन रहा होगा, स्ट्रोमा ओवेराई से बन रहा होगा, या फिर क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन उसकी इंक्रीज़ होने से जो ट्यूमर होता है वो कॉज होगी कोई। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा कि अगर एक तो सूरत ये थी कि TSH लो आया और फ्री T4 हाई आ गया, तो ये सारा ग्रेव्स डिजीज़ आपने देख लिया। ठीक है, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि TSH लो आ रहा है, अनबाउंड T4 जो है वो नॉर्मल आ गया, T3 भी नॉर्मल आ गया, तो इसको T3 पर करा के देखें। कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ T4 अगर आप कराएं, हो सकता है T4 नॉर्मल हो, T3 से बड़ा हुआ है तो T3 टॉक्सिकोसिस होता है वो,
यानी थायरोटॉक्सिकोसिस कॉज बाय ओनली T3। अगर नॉर्मल आ गया अनबाउंड T3 तो सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म हम उसे लेबल करते हैं। उसको ट्रीट नहीं करते, उसको 6 to 12 वीक के बाद जो है ना आप दोबारा रिपीट करा के देख लें। तो ये सब क्लिनिकल हो गया, ठीक है। तीसरी क्या फॉर्म हो सकती है कि TSH नॉर्मल आया, लो नहीं आया, और इंक्रीज हाई अनबाउंड T4 आ गई, यानी कि फ्री T4 हाई आ गई। तो TSH सिक्रीटिंग, यानी कि TSH अगर नॉर्मल आ रहा है तो ये तो प्राइमरी हाइपरथायरिज्म को इंडिकेट नहीं कर रहा, ये सेकेंडरी हाइपरथायरिज्म को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो TSH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा और थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है, अगर TSH नॉर्मल आ रहा है। तो फिर हम MRI पिट्यूटरी ग्लैंड या CT पिट्यूटरी करा के देखेंगे, ठीक है। उसमें आपको एक ट्यूमर आ जाएगा, या पेशेंट को जो है वो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स हो रहे होंगे और डिप्लोपिया हो रहा होगा और हेडेक हो रहा होगा। TSH एंड अब चौथी क्या सूरत हो सकती है, TSH एंड अनबाउंड T4 नॉर्मल। तो नो फर्दर टेस्ट, जाहिर है कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, फिर तो थायराइड का कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, तो अब जो है ना आपको ये समझ में आ गया, ये बड़ा अच्छा सा चार्ट है, हैरिसन से मैंने लिया। अच्छा, अब ग्रेव्स डिजीज़ में जैसा कि मैंने आपको बताया, थायरोटॉक्सिकोसिस ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज़ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी हाइपरथायरिज्म होता है, उसमें थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी होती है, कितनी 1/3 पेशेंट को होगी सिर्फ, थायराइड डर्मोपैथी लेस देन 5%, थायराइड एक्रोपैथी लेस देन 1%। तो थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी क्यों होती है? अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं ग्रेव्स डिजीज़ होती क्यों है। ग्रेव्स डिजीज़ में जो है ना कुछ तो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं कि हाई आयोडीन इनटेक हो, या ड्रग की सूरत में हाई आयोडीन ले रहे हों, ठीक है, या फिर क्या होगा कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उनकी जीन्स की एनकोडिंग होती है, जो जीन्स की पॉलीमॉर्फिज्म होती है जो एनकोड करती हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। तो उनकी एक्सेस स्टिमुलेशन से जो है ना थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा ये बनाने लगता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, वो स्टिमुलेट करती रहती हैं थायराइड हार्मोन को, ठीक है। और इनको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ना वो लिम्फोसाइट्स में बनती हैं। लिम्फोसाइट्स कहाँ के? थायराइड ग्लैंड के। और उसके अलावा बोन मैरो या लिम्फ नोड में भी जो होते हैं वो भी इसको बनाने लगते हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगती है थायराइड हार्मोन की, ठीक है। और उसके अलावा जो है तो ये वाला जो टेस्ट है ना, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीबॉडीज़ जो है, ये ग्रेव्स डिजीज़ में बड़ा आ जाता है, सही है। और थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़ जो है ना वो ग्रेव्स डिजीज़ में 60% आ सकती हैं बड़ी भी, लेकिन वो थायराइडाइटिस को में ज़्यादा आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम डायग्नोसिस के लिए इनको नहीं लेते हैं। जब भी आपको थायरोटॉक्सिकोसिस मिले तो आपने जो कंफर्मेटरी टेस्ट है ना वो रेडियो आइसोटोप रेडियो न्यूक्लियोइड स्कैन ऑफ द थायराइड है, उससे आप सारा कच्चा चिट्टा आपको पता चल जाएगा कि ग्लैंड कम बना रहा है, ज़्यादा बना रहा है, क्या बना रहा है, ठीक है। और दूसरे क्या होता है कि जो ऑप्थेल्मोपैथी होती है ना वो 1/3 पेशेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस में होती है। तो सबको हो भी नहीं सकती। अब इस पेशेंट को सिर्फ लिड रिट्रैक्शन था तो इसकी वजह से स्टीयरिंग गेज था उसका। उसमें क्या होता है, डर्मोपैथी क्यों होती है, सॉरी डर्मोपैथी कह रही हूँ, ये ऑप्थेल्मोपैथी क्यों होती है, कि एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं ऑर्बिट में, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है ना उनमें उनकी डिपोजिशन वहाँ पे आके वो एक्टिवेट हो जाते हैं टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट जो है ना वो साइटोकाइंस बनाते हैं, यानी कि क्या क्या बनाते हैं, इंटरल्यूकिन 1 बनाते हैं और गामा इंटरफेरॉन बनाते हैं और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बनाते हैं। और ये सब जो है ना फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं और फाइब्रोब्लास्ट फिर एक्सेस फाइब्रस टिश्यू बनाता है
ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकैन बनाता है, तो जब वो डिपॉजिट होता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में तो वो वाटर को एंट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो फिर पेरी ऑर्बिटल एडीमा और जो प्रोप्टोसिस और क्या होता है डिप्लोपिया, उसकी वजह से पेशेंट को जब वो ऊपर देखता है ना, स्पेशली ऊपर और लेटरली अगर देखेगा तो कंप्लेन करता है डिप्लोपिया की। या फिर ऑर्बिटल प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ऑर्बिटल प्रेशर के बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व जो है वो कंप्रेस होगी, तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी या फिर ऑप्टिक नर्व का डैमेज शुरू हो जाएगा ना, एट्रोफी शुरू हो जाएगी, तो फिर परमानेंट विजुअल लॉस हो सकता है। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद और क्या होता है, इसके अलावा वाटर एंट्रैपमेंट के अलावा फैट डिपॉजिट भी होने लगता है। और ये इसलिए मतलब इतने सारे लिम्फोसाइट एक्टिवेट इसलिए हो रहे होते हैं कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ है ना, वो भी यहाँ बन रही होती हैं। और दूसरे है एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, वो उसकी एबेरेंट सिग्नलिंग शुरू हो जाती है ऑर्बिट में, तो वो भी ज़्यादा बनाने लगता है। तो अब ना इस चीज़ को कम करने के लिए एक 2020 में एक FDA ने अप्रूव कर दिया है ड्रग जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, टेप्रोटुमुमैब, ठीक है, जो इन TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी और ये जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की एबरेंट सिग्नलिंग को जो है ना वो ब्लॉक करता है। तो फिर ये सब कुछ कम बनेगा तो ऑर्बिटोपैथी जो है ना वो बेहतर होने लगेगी। सही है। और इसके अलावा अगर इतनी ज़्यादा ऑर्बिटोपैथी हुई भी है या ऑप्थेल्मोपैथी हुई भी है तो फिर उसका तो अलग ट्रीटमेंट होता है, आपको आई स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करना चाहिए। तो थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी के लिए ना एक स्कोरिंग सिस्टम है ऑप्थेल्मोपैथी को एवेलुएट करना, नो स्पेक्स, ठीक है, एक्रोनिम डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग चेंजेस। 0 हम कब देंगे, नो साइंस और सिम्टम्स, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, इस पेशेंट को तो आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा तो 0, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये हो सकती है 1 साल के अंदर भी हो जाती है। थायरोटॉक्सिकोसिस जैसे आपने डायग्नोज किया उस वक्त आपको कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन 1 साल में हो जाएगी। या हो सकता है पहले से हुई भी हो 1 साल से और थायरोटॉक्सिकोसिस नहीं हो और फिर 1 साल के बाद हो जाए, ठीक है। 1 किसे कहेंगे, ओनली साइन, यानी नो स्पेक्स में एन जो है नो साइंस और सिम्टम 0, ओनली साइन लिड रिट्रैक्शन और लैग, नो सिम्टम्स, सिम्टम्स कुछ नहीं थे। पेशेंट जो मेरी थी उसने कोई डिप्लोपिया का कंप्लेंट नहीं किया, कुछ उसको नहीं हो रहा था, ठीक है। तो 1 थी उसको ऑप्थेल्मोपैथी। दूसरा 2 कब कहेंगे, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, यानी कि प्री टिबियल एडीमा हो जाए अगर उसको लेटरल और एंटीरियर लोअर लेग्स में, लोअर लेग्स में कह रही हूँ, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट आपको मतलब हर जगह मिलने लगेगी ना, पेरी ऑर्बिटल भी मिलेगी और जो है वो लेग्स में भी मिलेगी, यानी कि डर्मोपैथी भी शुरू हो जाएगी उसको। 3 प्रोप्टोसिस, एक्सोप्थेल्मोस हो जाए। अब वो एक्सोप्थेल्मोमीटर होता है, उससे वो नाप लेते हैं, तो मोर देन 22 मिलीमीटर अगर हो जाए तो उसको कहते हैं प्रोप्टोसिस। 4 कब कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि प्रोप्टोसिस हो रहा है। 5 कब कहेंगे, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, अब लिड रिट्रैक्शन हो गई है, सोते में बंद ही नहीं हो रही, कॉर्निया जो है वो एक्सपोज हो रहा है, तो कॉर्नियल डैमेज शुरू हो जाएगा। शुरू में तो कितनी ग्रिटीनेस और ये सब फील होगा ना पेशेंट को, और कीमोसिस होने लगेगा, और जो है वो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, अल्सर वल्सर हो सकता है। और 6 जो है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, तो उसकी वजह से विजुअल लॉस होने लगेगा, ठीक है। तो ये भी तो परमानेंट ही होगा, इसको इससे पहले आपको करने की ज़रूरत है ना ट्रीट। अच्छा, एक ऑल्टरनेटिंग स्कोरिंग सिस्टम है जो उसको देखता है, यानी कि एक्टिविटी को देख रहा होता है उसकी, EUGOGO, यानी इसका एब्रीविएशन है यूरोपियन ग्रुप ऑफ ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी, ठीक है। और ये जो था ना नो स्पेक्स है, नो स्पेक्स यानी कि एन से पहला ओ से आप देख लें, तो इस तरह से ना आप याद कर सकते हैं आसानी से। इन्वेस्टिगेशंस, अब वही है इन्वेस्टिगेशन, आपने फ्री T3 कराया, फ्री T4 कराया, TSH कराया, थायराइड
रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ या TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ कराएं, TPO, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कराएं, ठीक है, लेकिन करवा सकते हैं। रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन सबसे ज़रूरी है, वो करवा लेंगे आप। अगर वो उसमें देर लग रही है और थायरोटॉक्सिकोसिस की आपको इटियोलॉजी मालूम करनी है तो आप TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी करा के देख सकते हैं, वो जल्दी आपको मिल जाएंगी। अगर वो बड़ी हुई हैं तो उसका मतलब है उसको यही थायरोटॉक्सिकोसिस ही हुआ हुआ है, ग्रेव्स डिजीज़ हुई हुई है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड थायराइड का, उसमें क्या है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड अगर आपने रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन नहीं कराया, डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपने करा के देख लिया कलर, तो उसमें ना लोअर लोब जो होंगे वो बहुत वेस्कुलर आ जाएंगे, ठीक है। हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से उसमें वेस्कुलरिटी इंक्रीज हुई होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाइपोथायरॉइडिज्म है एसोसिएटेड विद थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अब जाहिर बात है अब डिफरेंशियल भी तो होनी चाहिए ना, मतलब ऐसा पेशेंट आ गया आपके पास तो क्या क्या हो सकता है। पैनिक अटैक, लग तो यही रहा होता है टैकीकार्डिया भी हुआ हुआ है और पैल्पिटेशन भी हो रही है और पेशेंट की बुरी हालत है, एंग्जाइटी है, नींद नहीं आ रही है, सब कुछ है, तो पैनिक अटैक हो सकता है, मैनिया हो सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, उसमें भी इसी तरह पैल्पिटेशन और बुरी हालत होती है, ठीक है। वेट लॉस एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी, क्योंकि इसके हमने साइन सिम्टम्स नहीं किए ना, इसमें ये होगा कि वेट लॉस होगा डिस्पाइट हाइपर फंक्शनिंग है, यानी कि मेटाबॉलिज्म इतना हाई हुआ हुआ है कि वो सारा का सारा सेल्स सारा का सारा वो सबस्ट्रेट खा जाते हैं और पेशेंट जो है वो उसका वेट लॉस ही हो रहा है और खा वो ज़्यादा रहा है, पॉलीफेजिया हुआ है उसको, ठीक है। दूसरे क्या है, यही इरिटेबिलिटी है, एंग्जाइटी है और नींद नहीं आ रही रात में, नर्वसनेस है, साइकाइट्रिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं उसकी वजह से। और फिर जो है वो ट्रेमर्स हैं, स्वेटिंग है और टैकीकार्डिया है, पैल्पिटेशन हो रही है और क्या होगा, डायरिया हो सकता है ज़ाहिर है, और क्या होगा, हीट इंटॉलरेंस होगी, ट्रेमर्स होंगे, स्वेटिंग होगी, ये सारी चीज़ें हमें पता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन ऑफ थायराइड, या तो आप टेक्नीशियम 99 या रेडियो आयोडीन 123 और 131 से करा दे सकते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज़ में जो है वो अपटेक जो है इक्वली बायलैटरली होमोजीनस इंक्रीज़ आ जाएगी, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव अगर होगा थायराइड टिश्यू यानी कि थायराइडाइटिस, तो और फैक्टिशियस थायरोटॉक्सिकोसिस उसमें नहीं आएगी, ठीक है ना, कम हुई भी होगी। तो और अगर कहीं कहीं पे हुआ हुआ है रेडियो आइसोटोप स्कैन सिर्फ एक जगह है तो टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, अगर कई जगह पे है मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर हो गया। तो और TRA भी आप कब कराएंगे, अगर आपको जल्दी उसमें देर लग रही है थायराइड स्कैन वगैरह में, तो फिर आप कंफर्म करने के लिए जो है ना डायग्नोसिस को अल्ट्रासोनोग्राफी और थायराइड स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडरी हाइपोथायरॉइडिज्म उस वक्त आप सस्पेक्ट करेंगे जब थायराइड हार्मोन नॉर्मल आ रहा है, सॉरी TSH आपका नॉर्मल आ रहा है और T3 T4 आपके बड़े में, ठीक है। और हो सकता है उसकी वजह से भी डिफ्यूज़ ग्वाइटर हो सकता है। तो नॉन सेपरेट TSH है और ये आपके बड़े में आ रहे हैं T3 T4, तो आपने पिट्यूटरी और MRI कराना है, ब्रेन का CT करा के देखना है या तो, ठीक है। तो उसमें आपको पिट्यूटरी एडिनोमा मिल जाएगा। अब ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट जो है ना, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस आपको कम करनी है ना, जो ज़्यादा हुए या हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस कर रही है, तो उसमें पहले एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स में थायोनिमाइड होती हैं, यानी कि प्रोपाइल थायोयूरेसिल है और कार्बिमाइजोल है, मेथिमाइजोल है, ठीक है। तो कार्बिमाइजोल, मेथिमाइजोल आप शुरू करके देख लेंगे। पेशेंट प्रेग्नेंट है तो आप प्रोपाइल थायोयूरेसिल दे सकते हैं। फिर ये होता है कि आप फ़ौरन जब देंगे 6 to 8 वीक्स के बाद आप फॉलो अप करें उसका, क्योंकि फ़ौरन कई सेवरल वीक्स तक जो है ना थायराइड TSH सप्रेस्ड ही रहता है, तो आप TSH से उसको फॉलो नहीं कीजिए, ठीक है। वो जब भी कराएंगे आपका सप्रेस ही आएगा, तो आप कहेंगे उससे कुछ हो ही नहीं रहा, आप फ्री T4 से करवाएंगे उसको या फ्री T3 से, ठीक है। और उसके जब नॉर्मल होने लगेंगे यूथायराइड पेशेंट होने लगेगा, तो आप डोज को कम कर देंगे, यानी कि 10 to 20 मिलीग्राम ऑफ कार्बिमाइजोल हम देते हैं
एवरी 6 to 12 आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जब यूथायरॉइड हो जाए तो उसको आप 5 to 10 ओडी भी कर सकते हैं। पहले हम 3 टाइम्स दे रहे होते हैं, फिर ओडी कर दीजिए। अच्छा देखा ये क्या है कि 12 to 18 मंथ्स लगते हैं पेशेंट का ना ये ठीक होने लगता है। तो उसके बाद अगर बिल्कुल सही है पेशेंट तो उसको आप बंद कर दें, लेकिन बंद करने के बाद ये नहीं कि पेशेंट को बस बताया ही नहीं कि अरे भाई ये रिलैप्स भी हो सकता है, दोबारा हो जाएगा। तो हर 6 महीने में ज़रूर करा के देखें, या साल में। अगर रिलैप्स हो रहा है, अगर पहली दफ़ा आपने एंटी थायराइड ड्रग्स दी थी तो दूसरी दफ़ा जो है ना उसको रेडियो आइसोटोप आयोडीन, यानी जो सेकंड ऑप्शन है रिड्यूसिंग थायराइड टिश्यू, यानी थायराइड का जो हाइपर फंक्शनिंग ग्लैंड है उसको आप जो है वो सप्रेस करने के लिए रेडियो आयोडीन 131 दे देते हैं, ठीक है। और हमेशा रेडियो आयोडीन 131 देने से पहले एंटी थायराइड ड्रग्स दी जाती हैं, फिर ये ना हो कि उसको थायराइड स्टॉर्म हो जाए, ठीक है। थायरोइडेक्टमी जो है एक और ऑप्शन है कि आप जो हाइपर फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड है उसकी आप सब टोटल थायरोइडेक्टमी कर लें। तो उसके नीचे क्योंकि पैराथाइड ग्लैंड्स होते हैं तो उनके हाइपोपैराथाइडिज्म का ख़तरा होता है, सही है। तो आप ये ट्रीटमेंट है। तो आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। जब आप FCPS कर लेंगे आप देखेंगे इतने पेशेंट आपके पास आ रहे होंगे ना। हाइपोथायरिज्म तो खैर बहुत आ रहा होता है, उसको ट्रीट करना बहुत आसान है। हाइपरथायरिज्म भी इतना आ रहा होता है, तो हाइपरथायरिज्म की आपको पता होना चाहिए भाई कब तक देंगे आप दवा, पेशेंट को कैसे आप काउंसिल करेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, अगर रिलैप्स हो गया तो क्या करना है उसको, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, प्रोपाइल थायोरेसिल या कार्बिमाइजोल के साइड इफ़ेक्ट क्या है साइड इफ़ेक्ट्स। बोन मैरो सप्रेशन होने लगेगी कि उसको सोर थ्रोट हो रहा है और फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, उसको बता दें बुखार हो रहा है, ये सब आके बताएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आपने करनी है। तो ये एक मतलब ये कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि जब मुझे तो कभी किसी ने इतनी तफसील से ना कभी बताया, ना पता नहीं गलत सलत जो भी हमारे जहनों में होता है ना, हाइपरथायरिज्म थायरोटॉक्सिकोसिस एक ही चीज़ समझते हैं हम, बिल्कुल क्लैरिटी ही नहीं होती। कॉजेज़ कैसे आप ना कोई सही से बताते हैं, भाई मुझे तो हैरत होती है। खैर, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन से मैंने रेफरेंस वहीं से मैं पढ़ती हूँ, 20th एडिशन जो लेटेस्ट है 2022 का, वहाँ से लिया मैंने, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और ज़रूर मुझे आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़।